परलोक की रहस्यमय दुनिया में उनकी अनुपस्थिति का चिंतन बार बार उभरता हवा उड़ा ले जाती है। कभी सुनते हैं कि उस पार ये साधन इंद्रियां अनुभव भी छिन जाएंगे, ये साधन फिर छिन जाएंगे, तब मानव की चैतन्यता का आधार न जाने क्या होगा। प्रणाम, मैं रिहाना यस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए यूनिट 1 के अंतर्गत जो कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए कविता है इस पार उस पार, आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन, इनका जो जन्म है 27 नवंबर 1907 में, 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, एकांत संगीत, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं। इनको पद्म भूषण साहित्य अकादमी से जो है नवाजा गया था। इनकी मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए इस पार उस पार कविता है, इसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। इस पार प्रिय मधु हो तुम हो, जीवन के वर्तमान सुख और भविष्य की अनिश्चितता को दर्शाता है। इस पार का अर्थ है वर्तमान प्रेम और जीवन, जीवन की खुशियां, जीवन का जो सुख है उसको दर्शाता है। जबकि उस पार ये मृत्यु और अनजान भविष्य का प्रतीक, अनजान भविष्य और मृत्यु का प्रतीक जो है वो उस पार है। ये कविता जीवन के संघर्ष, नश्वरता और आगे बढ़ने की मानवीय एक भावना को खूबसूरती से जो है ये कविता व्यक्त करती है। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता इस पार प्रिय मधु हो तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, जीवन की क्षण भंगुरता, अनिश्चितता और मृत्यु के भय को प्रियतम को संबोधित करते हुए व्यक्त करती है, प्रियतम को संबोधित करते हुए व्यक्त करती है। कविता का केंद्र भावरूपी जो है रिफिन हर चंद के अंत में आता है, जो वर्तमान सुख इस पार की तुलना भविष्य की अज्ञानता से यानी उस पार से करता है। कवि प्रेमिका को मधु कहकर जीवन का मधुर सार मानते हैं, लेकिन मृत्यु या परलोक की रहस्यमय दुनिया में उनकी अनुपस्थिति का चिंतन बार बार उभरता है। ये कविता प्रकृति, सौंदर्य, संगीत और मानवीय अनुभवों की नश्वरता पर गहरा चिंतन है, जो अस्तित्ववादी आकांक्षाओं से भरी हुई है, आकांक्षाओं से भरी हुई है। इस कविता का पहला स्टांजा जो है इस प्रकार है: इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये चांद उदित होकर नत में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहर लहर यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मग्न रहो। बुलबुल तरु की पुंगी पर से संदेश सुनाती यौवन का, तुम देकर मदिरा के प्याले मारा मन बहला देती हो। उस पार प्रिय बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो,
उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस पहले चंद में वर्तमान सुखों का वर्णन इन्होंने किया है। कवि वर्तमान जीवन के सौंदर्य का इसमें चित्रण करते हुए कहते हैं, चांद जीवन का ताप मिटाता है, शाखाएं मन का शोक भुला देती है, मुरझाने वाली कलियां भी हंसकर मग्न रहने का संदेश देती है, बुलबुल यौवन का संदेश सुनाती है और प्रियतम मदिरा के प्याले से मन बहलाती है। लेकिन उस पार ये सब कैसे होगा, ये अनजाना है करके कह रहे हैं। यहां जीवन की क्षणिक जो है खुशियां प्रकृति के माध्यम से जीवंत है, प्रकृति के माध्यम से जीवन के क्षणिक सुख जो है जीवित है करके लिखते हैं। आगे का स्टैंजा देखिए इस प्रकार है, जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंद ही पाती है, जीवन की झिलमिल सी आंखें नयनों के आगे आती है, स्वर तालामय वीणा बजाती, मिलती है बस झंकार मुझे, मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है, ऐसा मुनता उस पार प्रिय, ये साधन फिर छिन जाएंगे, तब मानव की चैतन्यता का आधार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार प्रिय न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें इंद्रिया सुखों की सीमितता पर प्रकाश डालते हुए कवि लिखते हैं, जगत में रस की नदियां बहती हैं, पर रसना को केवल दो बूंदें मिलती है। रस की नदियां बहती है, लेकिन रसना को केवल दो बूंदें जो है मिलती है। जीवन की झिलमिली झलक जो है वह आंखों को आकर्षित करती है, आंखों को अट्रैक्ट करती है, वाणी की झंकार सुनाई देती है, पर गंध जो है हवा उड़ा ले जाती है। कवि सुनते हैं कि उस पार ये साधन इंद्रिया अनुभव भी छिन जाएंगे, तब जो है चेतना का आधार क्या बचेगा करके प्रश्न करते हैं। फिर कहते हैं कि ये इंद्रिया की नश्वरता पर एक प्रहार भी जो है इस कविता के दूसरे चरण में ये करते हैं। इसका आगे का पद्यांश जो है इस प्रकार है, प्याला है पर पी पाएंगे, हाँ ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको, कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वधीन सदा, करने वालों की परावर्शता, हाँ जात किसे जितनी हमको, कह तो सकते हैं कह कर ही कुछ दिन हल्का करके कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा, इस पार मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। तो इसमें जो है नियति और कर्म की विडंबना को जो है बता रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, यहाँ पर प्याला है पर पीने का ज्ञात नहीं, नियति ने असमर्थ बनाया है, कर्मों में स्वाधीनता की बातें करते हैं, पर वास्तविक परवशता कौन समझे, कहने से दिल हल्का होता है, लेकिन उस पार अभागे मानव का अधिकार क्या होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं। ये मानव स्वतंत्रता और भाग्य के द्वंद्व को जो है उजागर जो है करता है, भाग्य के द्वंद्व को, स्वतंत्रता उजागर जो है ये करता है। आगे का पद्यांश जो है इस प्रकार है, कुछ भी ना किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए, वे भार दिए घर खंदों पर, जो रो रो कर हमने ढोए,
महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भाए, उर्मे ऐसी हलचल भर दी, 2 रात ना हम सुख से सोए। अब तो हम जीवन भर उस क्रूर कठिन कोप चुके, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। तो इसमें जो है, इस चंद में हरिवंश राय बच्चन जी नियति के क्रूरता का, कोप का वर्णन करते हैं। यहां पर बता रहे हैं कवि, नियति ने बिना कारण घाटे बोए, बोझ धर दिया जो रो रो कर ढोए। महलों के सपनों में खंडेर भरा, हृदय में हलचल डाली। अब जीवन भर कोसा है उस क्रूर को, लेकिन उस पार उसका व्यवहार क्या होगा? ये दुख, संघर्ष और जो है विद्रोह का भाव है, विद्रोह का एक भाव है करके लिखते हैं। आगे का स्टैंजा जो है इस प्रकार है। संजोती के जीवन में भूभागे, ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिन कर की तुम हर किरणें तम के अंदर छिप जाएगी। जब नीज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देंगी, तम रवि शिशिपोपित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व रहने परागा, तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, ऐसा चिर पतझड़ आएगा करके लिखते हैं। इसमें सृष्टि के अंत का चित्रण जो है कवि करते हैं। कवि कह रहे हैं कि संस्कृति में ऐसी घड़ियां आएगी जब सूर्य की किरणें तम में छिपेगी, प्रियतम का शव रात्रि ढोएगी, पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब जग का अस्तित्व मिटेगा, तब हमारा नन्हा संसार क्या होगा करके लिख रहे हैं। ये जो है ब्रह्मांडिया विनाश की कल्पना है। इस संसार के विनाश की ये कल्पना करते हुए इसको लिखा है। आगे का पद्यांश जो है इस प्रकार है। कोयल ने कुहक फिर पाएगी, बुलबुल ने अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अनगिनत मृत्यु नव पल्लव के स्वर भर भर ना सुन जाएंगे। अली आवली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु ना आएगी। जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्धार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। इस पद्यांश में जो है प्रकृति के रस का अवसान जो है कवि ने किया है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि चिर पतझड़ आएगा, कोयल ना कूक सकेगी। पतझड़ का सीजन आएगा तो कोयल जो है ना कूक सकेगी, बुलबुल ना गाएगी, पल्लवों के स्वर ना सुनाई देंगे, बोहरे ना गूंजेंगे। बोहरे जो फूलों पर गूंजते रहते हैं, मकरंद लेते रहते हैं, वे भी ना गूंजेंगे। रसमय ध्वनियों का अंत होने पर शुष्क जो कंटकों का उद्गार क्या बचेगा करके प्रश्न कर रहे हैं। प्रकृति सौंदर्य की मृत्यु का मार्मिक वर्णन इस पद्यांश में ये करते हैं। आगे का स्टैंजा जो है इस प्रकार है। सुन काल प्रबल का गुरु गजेन, निर्झरिणी भूलेगी नर्तन, निर्झर भूलेगा निज टलमल। सरिता अपना कलकल गायन वह
गाकन वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेंगे, मुंहे खोल खड़े रह जाएंगे। गंधर्व अप्सरा किन्नर गण संगीत सजीव हुआ जिनमें, जब मौन वही हो जाएंगे, तब प्राण तुम्हारी तंत्री का जड़ तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। इस पद्यांश में संगीत और सृष्टि का मौन जो है उसका चित्रण करते हैं। कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि काल के गुरु गर्जन में निर्जनी ना नतन करेगी, सरिता ना कलकल गाएगी, सरिता यानी नदियां कलकल ना गाएगी। सिंधु चुप हो जाएगा, गंधर्व अप्सराएं मौन रहेगी। संगीत सजीवों में जब मौन हो जाएगा तब वीणा के जड़ तार का क्या होगा करके लिख रहे हैं। यह सार्वभौमक मौन की भयावहता इसमें दर्शाया गया है। मौन की एक भयावहता जो है दर्शाया गया है। आगे का स्टैंजा जो है इस प्रकार है। उतने इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, वह छिन रहा देखो माली। सुकुमार लताओं के गहने 2 दिन में खींची जाएगी। उषा की साड़ी सिंदूरी पर इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमती सताओं की शोभा सुपामा लुट जाएगी, तब कवि के कल्पित सपनों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। इस पद्यांश में सौंदर्य की लूट का चित्रण किया है। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि चमेली फूलों का जो हार माली छीन रहा, लताओं के गहने उतार रहे, उषा की साड़ी खींची जा रही, इंद्रधनुष का रंग मिट रहा, मूर्तिमान सत्ताओं की शोभा लुटेगी, तब कवि के स्वप्न श्रृंगार का क्या होगा करके प्रश्न कर रहे। ये काव्य सौंदर्य की नश्वरता पर जो है इस पद्यांश में प्रहार कर रहा है। आगे का स्टैंजा जो है इस प्रकार है। दृग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी इस पार सटा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी, कल परसों सब संगी साई, दुनिया रोती धोती रहती, जिसका जान है जाता है। मेरा तो होता मन डगमगा, तट पर ही के हिलकोरों से जब मैं एकाकी पहुंचूंगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा करके लिखते हैं। तो इसमें जो है मृत्यु की अनिवार्यता का चित्रण किया है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि सृष्टि जहां तक जाती है, तम का सागर लहराता है। दृष्टि जहां तक जाती है, तम का सागर लहराता है। उस पार कोई बुलाता है, सबको जाना है। मैं आज तुम कल, संगी साथी परसों, नहीं मृत्यु सबको बुलाएगी। आज मैं कल तुम, सगे साथी परसों करके यहां पर लिख रहे हैं। मन डगमगाता है, मझधार में एकांकी पहुंचने पर क्या होगा करके लिखते हैं। कविता का चरमोत्कर्ष मृत्यु की एकांकी यात्रा का भय है। कुल मिलाकर कविता जीवन को एक नदी के इस पार की तरह मधुर प्रियतम के कारण लेकिन क्षणिक मानती है। जीवन जो है क्षणिक मानता है, जबकि उस पार मृत्यु परलोक की अनिश्चितता से मन व्याकुल है। बच्चन जी की भाषा ओजपूर्ण,
प्रकृति चित्रण जीवंत और भावक दार्शनिक है, जो पाठक को अस्तित्व के गहरे प्रश्नों की ओर ले जाती है। ये उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है जो मधुशाला की परंपरा को आगे बढ़ाती। ये एक कविता उनकी प्रमुख रचना है जो मधुशाला की परंपरा को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर जीवन की नश्वरता और मृत्यु के बारे में, उस पार यानी परलोक, और जो है मृत्यु के बारे में जो है बहुत सारा कुछ बताते हुए इस कविता को लिखा है। आपकी कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।